हेलो एंड नमस्ते। पैथोलॉजी का जो लास्ट पार्ट है वो है ब्लड बैंकिंग एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, जो ज़्यादातर आप इमेजेस के थ्रू पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले इमेजेस पे जाने से भी पहले जो बेसिक थ्योरी आपको जाननी है वो हम पहले पढ़ लेते हैं 5 मिनट में। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो सारी इमेजेस, बैग्स एंड नीडल्स हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले आते हैं ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स में हमारे पास इतना हमें पता है स्कूल के दिनों से कि जो ब्लड ग्रुप्स हम पढ़ते हैं वो एक साइंटिस्ट ने दिए थे जिनका नाम था लैंडस्टीनर। नाउ ब्लड ग्रुप्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं ज़्यादातर ए, बी और ओ जीन के बारे में, बट ये तीनों जीन से भी पहले जो ब्लड ग्रुप या एंटीजन हम सब में है वो है एच जीन, जो कि क्रोमोसोम 19 पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद आते हैं ए, बी और ओ जीन जो हमारे ब्लड ग्रुप्स बनाते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम नंबर 9। उसके बाद या तो हम ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव, यानी कि या तो ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है ये आरएच जीन के द्वारा डिटरमिन होता है और आरएच जीन का नाम है डी जीन। तो ये होता है क्रोमोसोम नंबर 1 पे। तो रिमेंबर 19, 9 एंड 1 ये है क्रोमोसोम्स के नाम। तो कौन कौन से होते हैं वो टोटल हमारे ब्लड ग्रुप्स जो आमतौर पे हम जानते हैं, ब्लड ग्रुप ए, बी एंड ओ। और ये डिसीजन कैसे बनाया गया? एंटीजेंस के बेसिस पे। तो जैसे कि अगर ये रेड ब्लड सेल है और इसमें अगर ए ब्लड ग्रुप माने तो ए क्यों है? क्योंकि इसके पास कौन सा वाला एंटीजन है? ए एंटीजन है। बी ब्लड ग्रुप के पास कौन सा एंटीजन है? बी एंटीजन है। ए बी ब्लड ग्रुप के पास दोनों एंटीजन है, यानी कि ए और बी। और ओ ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, यानी कि ए एंटीजन भी नहीं है और बी एंटीजन भी नहीं है। पर ऐसा बोलना कि कोई भी एंटीजन नहीं है ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि इन सब के पास एक एंटीजन है जो सारे ब्लड ग्रुप्स में प्रेजेंट होगा ही होगा, और उसे बोला जाता है एच एंटीजन। चाहे ए ब्लड ग्रुप हो तो उसके पास एंटीजन होंगे ए और एच, बी ब्लड ग्रुप होगा तो उसके पास एंटीजन होंगे बी और एच, ए बी ब्लड ग्रुप होगा तो उसके पास एंटीजन होंगे ए बी एंड एच, और ओ ब्लड ग्रुप होगा तो उसके पास केवल ए और बी एंटीजन नहीं है पर एच एंटीजन अभी भी है। नाउ लेट मी नो कि गॉड ने हमें ऐसा बनाया कि जिस प्रकार का एंटीजन हमें दिया था अगर उसी की एंटीबॉडी हमारे शरीर में होती तो फिर तो हम खुद ही को अपने आप को किल कर लेते। तो वैसा नहीं हो सकता। तो जो एंटीजन दिया है उससे उल्टा एंटीबॉडी दिया है, यानी कि ए ब्लड ग्रुप वालों के पास अगर ए एंटीजन है तो उनके पास उल्टी एंटीबॉडी दिखाई देगी ब्लड में, यानी कि एंटी बी एंटीबॉडी। अगर बी ब्लड ग्रुप वालों के पास बी एंटीजन है तो ब्लड में एंटीबॉडी कौन सी होगी? उल्टा एंटी ए एंटीबॉडी। अगर ए और बी एंटीजन दोनों है तो एंटीबॉडी किसी की भी नहीं दिखाई देगी, और अगर ए और बी एंटीजन दोनों नहीं है तो फिर एंटीबॉडी दोनों की दिखाई देगी। तो एंटीबॉडी हमारा ऑपोजिट चलता है। आगे बढ़ने से पहले एक रेयर ब्लड ग्रुप है जिसका नाम है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, जिसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर ना एच एंटीजन है, ना ए एंटीजन है, ना बी एंटीजन है, मतलब सारे एंटीजन्स मिसिंग होते हैं। आमतौर पे ओ ब्लड ग्रुप में भी ए और बी एंटीजन नहीं होता, पर ओ ब्लड ग्रुप में एटलीस्ट एच एंटीजन तो होता है, इसमें एच भी नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है। एंड बॉडी में सारे तरीके की एंटीबॉडी मिलेगी, एंटी एच, एंटी ए, एंटी बी, सो ऑल द एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। All antigens absent, all antibodies are present, that is known as Bombay blood group। and Bombay blood group किसके साथ associated है? हमने इन्फ्लेमेशन में एक डिजीज पढ़ी थी LAD2, सो बॉम्बे ब्लड ग्रुप LAD2 के साथ देखा जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, तो ये क्वेश्चन है जो रिसेंटली बहुत फेमस हुआ है कि अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या ट्रॉमा का केस आता है जिसमें आपको इतना समय नहीं मिल रहा कि आप क्रॉस मैचिंग कर सको, तो फिर आप वो कौन सा ब्लड है जो सबसे पहले चढ़ा सकते हो सेफली जब तक रिपोर्ट आती है ब्लड ग्रुप क्रॉस मैचिंग की? तो आप मरीज को बचाने के लिए 1 यूनिट इस ब्लड ग्रुप का चढ़ा सकते हो इमरजेंसी सिचुएशन में। तो इतना जरूर ध्यान से पढ़ लेना कि वो क्या ब्लड है जो पेशेंट को चढ़ाना चाहते हो। अगर रेड ब्लड सेल चढ़ाना चाहते हो तो रेड ब्लड सेल के ऊपर क्या होता है? रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन होता है। आप कोई ऐसा ब्लड चढ़ाओ जिसके पास कोई एंटीजन हो ही ना, यानी कि वो होगा ओ ब्लड ग्रुप, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप के अंदर हम पढ़ते हैं ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन, तभी इसको बोला गया है यूनिवर्सल डोनर। मतलब अगर आरबीसी चढ़ाना है तो बेस्ट ब्लड ग्रुप होगा ओ ब्लड ग्रुप, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो आपको पता नहीं सामने वाले की क्या ब्लड ग्रुप है, तो आप ओ ब्लड ग्रुप चढ़ा दो तो सेफ रहेगा। बट अगर उन्होंने पूछा कि आपको इमरजेंसी में फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा चढ़ाना है मरीज को, अब फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या होता है? एंटीबॉडीज। मतलब आप कोई ऐसा ब्लड प्रोडक्ट दो जिसमें कोई भी एंटीबॉडी ना हो। कोई भी मरीज को आप जानते नहीं हो ना उसका क्या ब्लड ग्रुप है, तो आप बिना बात के कोई भी एंटीबॉडी नहीं देना चाहते। वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती? वो है ए बी ब्लड ग्रुप, क्योंकि इसके अंदर दोनों एंटीजन होते हैं, इस वजह से कोई एंटीबॉडी नहीं होती। तो एग्जाम में केवल ये मत करना कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है तो ओ ब्लड ग्रुप दे दिया। क्या दे रहे हो, क्या ब्लड प्रोडक्ट दे रहे हो, वो बहुत जरूरी है। आरबीसी दे रहे हो
तो फिर ओ ब्लड ग्रुप दो। बट अगर पूछा गया कि इमरजेंसी में प्लाज्मा कौन से ब्लड ग्रुप का चढ़ाना चाहिए, तो वो प्लाज्मा चढ़ाओ जिसमें कोई भी एंटीबॉडी ना हो, एंड दैट इज गोइंग टू बी ए बी ब्लड ग्रुप। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये जो ब्लड ग्रुपिंग की हमने बात करी, तो इसको करने के, परफॉर्म करने के लैब में कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं। सबसे पहला टेक्निक है, या तो आप इसे स्लाइड पे कर सकते हो या फिर आप इसे टेस्ट ट्यूब में कर सकते हो। तो दोनों में तरीका सेम है। आप क्या करोगे, आप मरीज का एक ड्रॉप ब्लड लोगे और उस ब्लड में आप एक एंटी सीरा ऐड करोगे। कौन कौन से एंटी सीरा होते हैं हमारे ब्लड बैंक में? एक होता है एंटी ए, एंटी बी एंड एंटी डी। एंटी ए और बी तो मुझे ए और बी ब्लड ग्रुप के बारे में बताएंगे, एंटी डी मुझे वो पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बताएगा। इन्हें पहचानने का तरीका है कि इसके लिए निमोनिक है, यानी कि एंटी ए जो होता है वो कौन से कलर कोडिंग में पड़ा होता है ब्लड बैंक में? ब्लू कलर की बॉटल होती है। ओके, एंटी बी की क्या बॉटल होती है? वो होती है येलो कलर की बॉटल। और एंटी डी की क्या बॉटल होती है? वो ग्रे कलर का कैप आपको दिखेगा। यानी कि अगर आप निमोनिक बनाओ तो एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी का निमोनिक बना बिग, ब्लू, येलो एंड ग्रे। इसके अलावा एक और ग्रीन कलर की बॉटल यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ग्रीन कलर का जो कलर कोडिंग है वो AHG के लिए यूज किया जाता है। AHG यानी कि एंटी ह्यूमन ग्लोब्यूलिन, और ये गायनी में एक टेस्ट के लिए यूज करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द कूम्स टेस्ट, राइट। सो ये शायद गायनी में पूछा जाएगा कि एंटी ह्यूमन ग्लोब्यूलिन का बॉटल का कलर कोडिंग क्या है, वो है ग्रीन कलर। नाउ ये तो थे दो तरीके। अब आपने एक ब्लड और एंटी सीरा डाल दिया, ब्लू येलो ग्रे वाला निमोनिक फॉलो करके, बट क्या ब्लड ग्रुप आया? एनालिसिस कैसे करते हो? तो एनालिसिस करने का तरीका ये है कि जहां पे क्लम्प बनेगा वो वाला ब्लड ग्रुप माना जाएगा। तो यहाँ पर एक जगह आपने इन सब में डाला एंटी ए, इन सब में डाला एंटी बी, इन सब में डाला एंटी डी, और फिर एक आपने कंट्रोल रखा। कंट्रोल यानी कि वो चीज जिसके अंदर सिर्फ ब्लड होता है, आपने कुछ भी और ऐड नहीं किया, क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो मरीज से ब्लड आया है क्या वो ब्लड क्लॉटेड तो नहीं है, क्या इंटर्न ने पहले से उसे गलती से क्लॉट तो नहीं कर दिया। तो कंट्रोल का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ कहीं भी मुझे कंट्रोल में दिक्कत नहीं लग रही, बट यहाँ मैंने देखा कि कंट्रोल पहले से ही क्लॉट है। अगर ब्लड पहले से ही क्लॉट है तो फिर कहाँ क्लम्प बना कहाँ नहीं बना ये तो जानना ही बेकार हो गया। तो इसका मतलब है अगर कंट्रोल में क्लम्प दिखने लग गए तो ये आप मानोगे ही नहीं, यू विल कंसिडर दिस एज इनवैलिड। क्या आप इसकी रिपोर्ट बनाना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं, आप मरीज से एक फ्रेश सैंपल मंगाओगे। तो सबसे पहले कंट्रोल होना चाहिए क्लीन एंड क्लियर। अब आता है कौन सा ब्लड ग्रुप। जैसे कि मैंने कहा जहां क्लम्प्स दिखा वो ब्लड ग्रुप हो गया। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंटी ए के साथ मुझे क्लम्प्स दिखे तो मतलब ब्लड ग्रुप हो गया ए। एंटी बी के साथ नहीं दिखे तो ब्लड ग्रुप नहीं है बी। एंटी डी के साथ दिखे तो क्या ब्लड ग्रुप बन गया? ए पॉजिटिव। अगला देखो, एंटी ए के साथ दिखे तो ए ब्लड ग्रुप, और किसी के भी साथ नहीं दिखा तो मतलब हुआ ए नेगेटिव। यहाँ एंटी ए के साथ नहीं दिखा, एंटी बी के साथ दिखा तो ब्लड ग्रुप हो गया बी, और एंटी डी के साथ दिखा तो हो गया बी पॉजिटिव। अगर बी के साथ दिखा और डी के साथ नहीं दिखा तो ये हो जाएगा बी नेगेटिव। अगर एंटी ए के साथ दिखा ए ब्लड ग्रुप, एंटी बी के भी साथ क्लम्प दिखा तो बी ब्लड ग्रुप, और एंटी डी के भी साथ क्लम्प दिखा तो ये हो गया ए बी पॉजिटिव। अगर ए और बी के साथ दिखा पर डी के साथ नहीं दिखा क्लम्प तो ये हो जाएगा ए बी नेगेटिव। अगर किसी के भी साथ एंटी ए एंटी बी किसी के भी साथ क्लम्प नहीं दिखा तो ये बन गया ओ ब्लड ग्रुप। किसी के भी साथ नहीं दिखा तो ये बन गया ओ ब्लड ग्रुप, बट डी के साथ दिखा तो ये हुआ ओ पॉजिटिव। डी के भी साथ नहीं दिखा तो ये हो जाएगा ओ नेगेटिव। सो सिंपल तरीका है, जहां क्लम्प बना वो बन गया ब्लड ग्रुप। अब इसका डायग्नोसिस बना के दिखाओ। सबसे पहले आपने देखा कंट्रोल, कंट्रोल में तो कोई क्लम्प नहीं है, नहीं, क्लीन एंड क्लियर, मतलब हमने बोला हाँ ये टेस्ट वैलिड है। अब देखते हैं क्लम्प बना एंटी ए के साथ तो ए ब्लड ग्रुप तो लग रहा है। क्लम्पिंग मुझे एंटी बी के साथ नहीं दिखाई दे रही तो कट कर दो। एंटी डी के साथ मुझे क्लम्पिंग दिखाई दे रही है तो इसका डायग्नोसिस क्या बना? ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। तो दो तरीके थे, एक तो था ये स्लाइड पे कर सकते हो या ट्यूब में कर सकते हो। आजकल आप एक एक मरीज के लिए एक एक स्लाइड निकालोगे तो बहुत समय लगेगा। बेहतर ये रहेगा कि आप कोई ऐसी प्लेट निकालो जिसमें एक ही साथ बहुत सारे मरीजों का सैंपल लग जाए। तो अगर आप देखो कि इस तरफ से 12 वेल्स प्रेजेंट है और यहाँ 8 वेल्स प्रेजेंट है, तो टोटल कितने वेल्स होते हैं? 12 इंटू 8, 96 वेल्स होते हैं एलाइजा प्लेट में। तो सोचो ना, अगर 3-4 आपको एक मरीज के लिए चाहिए तो ऐसे करके आप 4-4-4 बना के कितने सारे मरीजों का सैंपल एक साथ डाल के
एक ही बार में अपना काम खत्म कर सकते हो। तो एलाइजा भी एक टेक्निक है जिससे ब्लड ग्रुप करा जाता है। चौथा टेक्निक है जेल कार्ड, जो कि आपको एक कार्ड की तरह दिख रहा है और कलर कोडिंग मेंटेन्ड है, जैसा हमने करा था एंटी ए डला तो ब्लू, एंटी बी डला तो येलो, एंटी डी डला तो ग्रे। सो जो ब्लू येलो ग्रे का कलर कोडिंग है वो मेंटेन्ड है। अब जेल कार्ड हमने पहले भी पढ़ा है पीएनएच के केसेस में। जेल कार्ड कैसे पढ़ते हैं, अगर लाइन जो है वो टॉप पे आती है तो उसे बोला जाता है टेस्ट इज पॉजिटिव, और अगर लाइन नीचे आती है तो उसे बोला जाता है टेस्ट इज नेगेटिव। ऊपर टॉप इज पॉजिटिव, नीचे इज नेगेटिव। तो यहाँ पे टॉप पे कहाँ कहाँ आई, यहाँ पे लाइन आई है, ए में टॉप पे आई है यहाँ पे, और डी में टॉप पे आई है यहाँ पे। तो मुझे तो ये ब्लड ग्रुप ए प्लस लग रहा है। बी में नहीं आई, बी में नीचे आई, मतलब ये बी तो नहीं है। तो जहां जहां लाइन ऊपर आएगी वो ब्लड ग्रुप बना के आना है। ये था चौथा टेक्निक। आजकल बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स हैं तो ऑटोमेटेड तरीके से भी ब्लड बैंकिंग में ब्लड ग्रुप होता है। तो ये वो सारे तरीके थे जिससे आपने ब्लड ग्रुप पता करा। अब आप क्यों पता कर रहे हो, क्योंकि आप ब्लड डोनेट करने गए हो। तो यहाँ पे देयर इज अ फीमेल जो ब्लड डोनेट कर रही है, और अगर आप देखो उसका ब्लड इस बैग में जा रहा है, पर एक बैग जो है ये मशीन पे पड़ा है। ये मशीन का क्या नाम होता है, इसका नाम है बायो मिक्सर, जो आपको नाम से बताता है कि ये लेफ्ट एंड राइट, एक बिल्कुल वो जो रॉकिंग चेयर होती है, ये लेफ्ट राइट प्लेट घूमती रहेगी। क्यों, क्योंकि ये मिक्सर है तो ये मिक्सिंग के काम आएगा। ब्लड और एंटीकोएगुलेंट, इस बैग में पहले से आपने एंटीकोएगुलेंट भरा है कि ब्लड क्लॉट ना हो जाए, तो ब्लड और एंटीकोएगुलेंट को मिक्स करने के काम आता है। चलो मान लेते हैं आपको 350 ml लेने का मन था डोनर से। फीमेल से ज़्यादातर 350 ml खून लिया जाता है। तो 350 ml के बाद अगर आप इंटर्न हो और आप नहीं देख पाए, पहले तो आप कहाँ देख पाओगे, यहाँ पे डिस्प्ले लगा हुआ है, ये आपको एग्जैक्ट बताएगा कितने ml ब्लड कलेक्ट हुआ। अगर आप 350 पर जाके ये स्टॉप नहीं कर पाए तो ये मशीन बहुत स्मार्ट है, ये यहाँ पे ट्यूब को अपने आप 350 ml पे बंद कर देगी। मतलब इस मशीन में ऑटो क्लैंप है, तो 350 के ऊपर 1 ml खून भी डोनर से नहीं लिया जाएगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप 2 मिनट लेट भी हो गए नीडल निकालने में तो ऐसा नहीं है कि डोनर में से ज़्यादा खून निकाल लिया जाएगा। तो ना ही ये सिर्फ मिक्सर का काम करता है, ये सेफ्टी ऑटो क्लैंप भी है इसमें, और साथ में ये आपको डिस्प्ले पे वेट और ml भी बताता है। चलो अब डोनेशन की बात हो रही है, तो डोनेशन का क्राइटेरिया क्या है, एज होनी चाहिए 18 साल से ऊपर और 65 साल से कम। पर उसके अंदर एज ए डॉक्टर आपको ये ज़रूर देखना है कि कोई 60 साल के अंकल है जिनसे आप टेक्निकली लीगली खून ले तो सकते हो, पर अगर उनको स्टेंटिंग हो रखी है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो ऑब्वियसली उनकी मेडिकल कंडीशन देख के ब्लड लोगे। दूसरा, हीमोग्लोबिन होना चाहिए 12.5 ग्राम से ऊपर, और साथ में वेट होना चाहिए, वेट का कट ऑफ है 45 kg। और यहाँ पे हमें डर लगता है क्योंकि लीगली अगर कोई 45 kg का है तो मैं उसे खून देने से रोक नहीं सकती, बट 45 kg पे अगर कोई ब्लड देता है तो यूजुअली बाद में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को चक्कर आते हैं। तो फिर हमने एक रूल बनाया कि जो लोग 45 से 55 kg के बीच में होते हैं उनसे हम सिर्फ 350 ml ब्लड लेते हैं, और जो 55 kg से ज़्यादा होते हैं उनसे हम 450 ml ब्लड लेते हैं। तो बैंक में 2 प्रकार के बैग होते हैं, एक जिनमें 350 ml खून इकट्ठा हो सकता है और एक जिसमें 450 ml हो सकता है। जब खून ले लिया जाता है तो डोनर को तो घर भेज दिया आपने, फ्रूटी बिस्किट खिला के आपने डोनर को घर भेज दिया, बट उस खून को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि ब्लड कलेक्शन के बाद पोस्ट ब्लड कलेक्शन आपको बहुत ज़रूरी है कि इस डोनर को कोई बीमारी तो नहीं थी, क्योंकि इसका खून जब आगे जाके किसी मरीज़ को जाएगा तो बीमारी आगे जा सकती है। तो हमारी कंट्री में कौन कौन सी इन्फेक्शंस के लिए टीटीआई, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, कौन कौन सी इन्फेक्शन के लिए जांचें लगाई जाती हैं, तो हमारी कंट्री में टोटल 5 जांचें लगाई जाती हैं। सबसे पहला है HIV, दोनों प्रकार के HIV 1 और 2। दूसरा है हेपेटाइटिस बी वायरस, तीसरा है हेपेटाइटिस सी वायरस, चौथा है मलेरिया, और पांचवा है सिफिलिस। तो इन पांचों को टेस्ट करे बिना किसी को भी खून चढ़ाना इलीगल होगा, इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, ऐसा आप नहीं कर सकते। इन पांचों का टेस्ट आपको करना ही करना है। ठीक है, तो ये तो आपने ब्लड डोनेट करा और ब्लड डोनेट करके फ्रूटी पी के हमारा जो डोनर है वो घर वापस चला गया। तो मान लेते हैं उसने इस बैग में ब्लड डोनेट करा, ये वो नीडल थी जो आपने उसकी वेन में लगाई थी, और नीडल से खून कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो हमेशा ये देखना कि नीडल से खून कौन से वाले, क्योंकि बहुत सारे बैग्स होते हैं, खून कौन से वाले बैग में जा रहा है, वो इस वाले बैग में जा रहा है, क्योंकि इस बैग को बोला जाएगा जहां खून जाता है, इसे बोला जाता है मदर बैग, क्योंकि इसमें जो जाता है वो है पूरा ब्लड, होल ब्लड। और ये डोनेट करके 350 या 450 ml हमारा डोनर घर चला जाएगा फ्रूटी चाय बिस्किट पी के।
अब उसके बाद आपका काम शुरू होता है कि ये जो होल ब्लड आपने लिया, एक बैग से 3 बैग बनाने का काम ब्लड बैंक ऑफिसर का है। मतलब उसमें से आप पैक्ड आरबीसी अलग कर दो, उसमें से जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है वो अलग कर दो, और जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है वो अलग कर दो। तो एक बैग में चला जाएगा पैक्ड आरबीसी, एक में जाएगा प्लेटलेट रिच प्लाज्मा और एक में जाएगा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो ये तीनों बैग होंगे कंपोनेंट, जो आपने एक बैग से 3 कंपोनेंट बनाए हैं। इस बैग को बोला जाता है टैट बैग, टॉप एंड टॉप। कैसे बताते हैं कि टॉप एंड टॉप है या टॉप एंड बॉटम है? तो आपको सिर्फ अपना जो फोकस है वो केंद्रित करना है ऑन द मदर बैग। जब आप एक ब्लड बैंक ऑफिसर बन के वहाँ काम करेंगे तो आपका पूरा ध्यान होगा, जब कलेक्शन हो रहा है तो ब्लड बैग के मदर बैग पे होगा। मदर बैग की जो ट्यूब है, अगर वो सारी ट्यूब्स ऊपर ऊपर की तरफ अटैच्ड हैं तो वो हो जाएंगी टॉप एंड टॉप। वर्सेस अगला बैग देखो, सबसे पहले क्या होता है कि मैम आपने कहा था नीडल को देखना और ये देखना नीडल कहाँ जा रही है, नीडल से ब्लड जा रहा है यहाँ। तो ये बन जाएगा हमारा मदर बैग। एंड मदर बैग के बाद हम 3 पार्ट में उसे डिवाइड कर देंगे, एक में आरबीसी, एक में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, एक में फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ये बन जाएगा कंपोनेंट बैग। तो क्या ये टॉप एंड टॉप है या टॉप एंड बॉटम? आपने कहा था सारा ध्यान कहाँ लेके जाना है, मदर बैग पे। मदर में आपको ऊपर की तरफ भी ट्यूब दिखाई दे रही है, नीचे की तरफ भी ट्यूब दिखाई दे रही है, तो ऊपर के लिए बोला टॉप, नीचे के लिए बोला बॉटम। पिछले वाले मदर बैग में सारी ट्यूब ऊपर ऊपर थी तो वो था टॉप एंड टॉप। इसमें ट्यूब ऊपर भी है और नीचे भी है तो इससे बोला टॉप एंड बॉटम। इसमें एक और चीज है जो अलग है, दैट इज ये जो नीडल थी, ये ब्लड यहाँ लाने से पहले कुछ शुरुआत का 10-20-30 ml इसने इस छोटे से पाउच में भी डाला। तो ये क्या चीज है जो यहाँ पे अलग से बनी हुई है? इसे बोला जाता है पीडीबी, प्री डोनेशन बैग। क्यों हम इसमें शुरुआत का 10 से 30 ml जो ब्लड है वो इसमें डालना चाहते हैं? क्योंकि आप खुद सोचो कि ये जो नीडल है ये किसी डोनर की स्किन में गई है, स्किन में कितने सारे बैक्टीरिया वायरस रहे होंगे, स्किन उसके ऊपर एंटीसेप्टिक भी लगा था, तो पहला जो 10-20-30 ml खून होता है वो हल्का सा कंटैमिनेटेड होता है। बेहतर ये रहेगा कि कंटैमिनेटेड वाले खून को आप इस छोटे वाले बैग में डाल के फेंक दो, और जो साफ खून उसके बाद आएगा वो आप अलग से 350-450 ml इसमें इकट्ठा कर लो। सो प्री डोनेशन बैग क्या है? जो भी कंटैमिनेटेड ब्लड है शुरू उसका, वो उसमें डाला। उसको आप क्या किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो? बाद में जो आपको टीटीआई की इन्फेक्शन की टेस्टिंग करनी है, वो एचआईवी, हेपेटाइटिस, वो आप फेंकने की बजाय इस ब्लड से आप वो कर सकते हो ना। फेंकना क्यों है? 10-20 ml से आप सारे टेस्टिंग भी कर सकते हो। अगला बैग चलते हैं, फिर से वही कहानी। पहले आप ढूंढो नीडल, नीडल इस छोटे वाले बैग में जा रही है, पीडीबी में जा रही है। उसके बाद जो नीडल है, जो खून जाएगा वो घूमते घूमते जाएगा यहाँ, मतलब ये हो गया द मदर बैग। एंड उसके बाद जो सारे ब्लड सैंपल्स हैं वो आप अलग अलग कर लोगे। इसके अंदर एक ट्यूब ऊपर जा रही है, एक ट्यूब नीचे जा रही है, तो ये क्या बना? टॉप एंड बॉटम बैग। यहाँ तक ये सेम लग रहा है। उसके बाद मुझे एक चीज इस बैग में अलग लग रही है और इसे बोला जाता है फिल्टर। तो ऐसा क्या है कि इस बैग के अंदर फिल्टर लगाने की जरूरत पड़ी? पहले तो आप फिल्टर करके कुछ हटाते हो ना, तो क्या हटाने की कोशिश कर रहे हो? इसका नाम है आप कुछ ऐसे आरबीसी बनाने की कोशिश कर रहे हो जिसमें एक भी डब्ल्यूबीसी ना हो, ल्यूको रिड्यूस्ड। सो फिल्टर से क्या हटाने की कोशिश कर रहे हो? डब्ल्यूबीसी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैम डब्ल्यूबीसी से ऐसी क्या दिक्कत हो रही है आपको कि आप उसे हटाना चाहते हो? सबसे पहली दिक्कत मेरी ये है कि डब्ल्यूबीसी साइटोमेगैलोवायरस फैलाने में मदद करता है, और मैं नहीं चाहती कि किसी में सीएमवी हो और वो किसी और को चला जाए, क्योंकि हमारे इंडियन ब्लड बैंक्स में सीएमवी की टेस्टिंग तो नहीं कर रहे ना। तो अगर किसी को सीएमवी है डोनर को, तो डब्ल्यूबीसी के थ्रू वो आगे चला जाएगा। पहला डिसऑर्डर, पहला डिसएडवांटेज। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि डब्ल्यूबीसी क्या बनाता है? इंटरल्यूकिन। और इतना तो हम जानते हैं कि इंटरल्यूकिन जाएगा अगर किसी मरीज में तो फीवर होगा, और इसकी वजह से होता है सबसे कॉमन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन FNHTR, यानी कि फेब्राइल नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। मतलब क्या हुआ कि ये एक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है जिसमें फेब्राइल यानी कि मरीज को बुखार आएगा, एंड कोई भी आरबीसी टूटा नहीं है। तो ये आरबीसी के टूटने की वजह से दिक्कत नहीं आ रही, ये दिक्कत आ रही है क्योंकि ये डब्ल्यूबीसीज ने इंटरल्यूकिन रिलीज करा के ये फीवर कराया है। तो डब्ल्यूबीसी की दो दिक्कत, पहला ये सीएमवी फैलाएगा, दूसरा ये फीवर कराएगा। तो डब्ल्यूबीसी हटा दो। कैसे हटा दें? फिल्टर से हटा दो। आखिरी बैग जो आपको जानना है वो है पेंटा बैग। पहले तो प्लीज याद रखो, पेंटा यानी कि ये नहीं कि जिस फोटो में आपको 5 बैग दिखेंगे वो पेंटा होगा, बिल्कुल नहीं।
PE फॉर पेंटा, PE फॉर पीडियाट्रिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये एम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, 2017-18 के करीब आया था। सो प्लीज रिमेंबर, सबसे पहला बैग कौन सा होता है? ये वाला हो गया मैम मदर बैग। और आपने कहा था कि मदर बैग में तो कुछ, चलो ऐसा मान लेते हैं, इसमें हमने 450 ml ब्लड इकट्ठा करा, ठीक है। अब अगर किसी न्यूबॉर्न बच्चे को ब्लड की ज़रूरत है तो उसे 450 ml तो बॉडी वेट के हिसाब से चाहिए ही नहीं होगा, उसे चाहिए होगा मुश्किल से 100-150 ml खून। आप अगर उसको ये बैग भेजोगे तो 100 ml के बाद ये बाकी 350 ml आपको फेंकना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप अपने ब्लड बैंक में ये जो 450 ml आपने डोनर से लिया है, इसे पहले ही छोटे छोटे पोटली जैसे छोटे छोटे 4 बैग्स में डिवाइड कर दो। यानी कि एक बैग में 100 से 120 ml, दूसरे में 100 से 120 ml, तीसरे में 100 से 120 ml, चौथे में भी 100 से 120 ml, इतने 4-4 में डिवाइड कर लो। पहले दिन ये भेज देना वार्ड में, दूसरे दिन जरूरत हुई तो दूसरा बैग भेज देना, तीसरे दिन, चौथे दिन। तो ऐसे करके आप एक बैग से 4 बच्चों की जिंदगी बचा सकते हो, है ना। वो डिपेंड करता है कि आपने 450 ml लिया था तो 4 में डिवाइड कर देना, 350 ml लिया था तो 3 में डिवाइड कर देना। तभी मैंने कहा कि 5 बैग गिन के पेंटा मत बनाना। पेंटा बैग यानी कि बच्चों वाले छोटे छोटे वाले बैग्स होंगे, क्योंकि वो बच्चों के ब्लड ट्रांसफ्यूजन के काम आते हैं, ठीक है। इन सारे बैग्स में वो कौन से एंटीकोएगुलेंट्स हैं जो डाले गए हैं? तो जैसा जैसा एंटीकोएगुलेंट का नाम, उससे हमें जानना होगा कि कितनी समय के लिए एक्सपायरी मानी जाएगी उस ब्लड प्रोडक्ट की। तो सबसे पहले अगर हम देखें एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, ACD, कितने अल्फाबेट है? 3 अल्फाबेट है। तो कितने समय के लिए आप ब्लड को इसमें रख सकते हो? 3 हफ्ते के लिए, यानी कि 21 दिन। दूसरा एंटीकोएगुलेंट है CPD, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, फिर से इसमें 3 अक्षर हैं, तो यानी कि 3 हफ्ते के लिए खून इसमें ठीक रहेगा, मतलब 21 दिन। अगला है CPD, वही सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एंड एडेनिन। थोड़ा सा आपने एनर्जी ज्यादा दिया ताकि ब्लड थोड़े दिन और रह जाए। तो CPD एंड A, 5 अक्षर यानी कि 5 हफ्ते तक ब्लड ठीक रहेगा, जो बनता है 35 दिन। एंड फाइनली आता है CP सैगम। CP तो हर जगह वही सिट्रेट फॉस्फेट। अब आपने क्या क्या एनर्जी दी? सलाइन भी डाला, एडेनिन भी डाला, ग्लूकोज भी डाला, मैनेटोल भी डाला, इतना सारा खाना डाला कि खून और भी लंबे समय तक सरवाइव करे। तो जहाँ 6 अक्षर आएंगे वहां पर 6 हफ्ते के लिए खून ठीक रहेगा, यानी कि हो गया 42 डेज। इनमें से सबसे बेहतर, सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है जो मेरे ब्लड को 42 दिनों के लिए ठीक रख सकता है बिना एक्सपायरी के? वो सबसे अच्छा होगा। तो रिमेंबर, 3 अल्फाबेट 3 दिन, 3 अल्फाबेट 3 दिन, 5 अल्फाबेट, सॉरी नॉट दिन, इट इज गोइंग टू बी वीक्स। तो 3 अल्फाबेट 3 हफ्ते, 3 अल्फाबेट 3 हफ्ते, 5 अल्फाबेट 5 हफ्ते और 6 अल्फाबेट 6 हफ्ते। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू लर्न। अब ये तो आपने जो करा, ये जो शेल्फ लाइफ थी, ये या तो होल ब्लड की थी या रेड ब्लड सेल्स की थी। मतलब वो जो भी चीज़ है जिसमें रेड ब्लड सेल्स है, ये उसकी एक्सपायरी है। अब आप पढ़ोगे वो सारे कंपोनेंट्स जो आपको जानने हैं कि कौन से ब्लड प्रोडक्ट की कितनी देर की एक्सपायरी है। तो अगर कोई भी चीज़ होल ब्लड या पैक्ड रेड ब्लड सेल होगी तो RBC को हमेशा आप रखोगे रेफ्रिजरेटर में। मतलब रेफ्रिजरेटर का घर में क्या टेम्परेचर होता है? 2 से 6 डिग्री के बीच में होता है। कितने समय के लिए रखोगे वो डिपेंड करता है मैम, 21 दिन के लिए, 35 दिन के लिए या 42 दिन के लिए। वो डिपेंड करेगा कि आपने एंटीकोएगुलेंट ACD, CPD, CP सैगम क्या यूज करा है। अगला चलते हैं, अगर कोई भी प्लेटलेट से रिलेटेड चीज आप रखना चाहते हो, यानी कि PRP का फुल फॉर्म होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसके अलावा प्लेटलेट के और 2 प्रेपरेशंस हैं। एक को बोला जाता है रैंडम डोनर प्लेटलेट। रैंडम डोनर यानी कि कोई भी मरीज, कोई भी डोनर आके अपना प्लेटलेट दे दे, और आप एक मरीज को जैसे अगर 6 यूनिट प्लेटलेट की जरूरत है तो आपने 6 अलग अलग डोनर से उसे 6 पैकेट प्लेटलेट लाके उसे चढ़ा दिया, तो रैंडम डोनर से आपने प्लेटलेट चढ़ाया। बट अगर किसी मरीज को कोई दिक्कत है और उसे पता है कि मुझे हर महीने प्लेटलेट चढ़ना ही चढ़ना है, तो उसने अपने एक फैमिली मेंबर को कन्विंस किया है जो उसके लिए हर महीने आके खून डोनेट कर देता है, तो उससे क्या बोला जाएगा कि उसी डोनर से हर बार प्लेटलेट चढ़ रहा है, यानी कि सिंगल डोनर प्लेटलेट। प्लेटलेट की कोई भी प्रेपरेशन हो, इसे रखा जाता है 20 to 24 डिग्रीज। इतने टेम्परेचर पर ज़्यादा लंबे समय तक ब्लड ठीक नहीं रहेगा। तो सिर्फ 5 दिन का शेल्फ लाइफ होता है। उसमें भी एक प्रॉब्लम ये आती है कि आपको पूरा टाइम प्लेटलेट के बैग को लेफ्ट राइट मूव करते रहना है, कंटिन्यूस एजिटेशन। ये वाली मशीन देख लो,
हो, इसे बोला जाता है प्लेटलेट एजिटेटर। यहाँ पे ब्लड बैग रखते हैं और बैग जो है वो कंटिन्यूसली लेफ्ट राइट मूव करेगा। क्यों? ताकि क्लॉट ना बन जाए। प्लेटलेट में दिक्कत ये है ना कि वो ज़्यादा देर एक जगह बैठने को मिलेगा तो वो जुड़ जाएगा, क्लॉट बन जाएगा। तो उसे कॉन्स्टेंटली 5 दिनों तक लेफ्ट राइट मूव करते रहो। तो ये तो हो गया प्लेटलेट। अब आता है लास्ट की चीज़ जो कि हमारे को नाम से पता लग रहा है। FFP क्या होता है? FFP इज गोइंग टू बी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। FFP इज गोइंग टू बी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एंड क्रायोप्रेसिपिटेट भी फ्रोजन। मतलब कोई भी चीज़ अगर फ्रोजन है तो उसे आप रखने वाले हो लेस देन -18 डिग्रीज, और कोई भी चीज़ फ्रीज करोगे तो शेल्फ लाइफ तो बढ़ जाती है, चाहे खाना हो चाहे ब्लड। तो फ्रीज करा तो शेल्फ लाइफ हो गई 1 साल। ये तो हो गई सबकी शेल्फ लाइफ। अब दिक्कत ये आती है कि अगर आपका मशीन का ब्रेकडाउन हो गया, ये मशीन काम करना बंद कर गई, प्लेटलेट एजिटेटर नहीं काम कर रहा या फ्रीजर ने काम करना बंद कर दिया, तो अब क्या शेल्फ लाइफ बनेगी? सो प्लीज रिमेंबर दैट अगर ब्लड बैंक में प्लेटलेट एजिटेटर ने काम करना बंद कर दिया तो अब जो शेल्फ लाइफ होगी दैट इज गोइंग टू बी जस्ट 1 डे। प्लेटलेट की लाइफ कितनी हो जाएगी? 1 डे। दूसरा, अगर फ्रीजर ने काम करना बंद कर दिया, अगर फ्रीजर फेल हो गया, या फिर हम कह दें कि जो मैम ये जो पत्थर जैसा फ्रीज होके बर्फ जैसा ब्लड बना था ना फ्रोजन, वो मशीन खराब हो गई, फ्रीजर खराब हो गया, सारा ब्लड पानी जैसा बन गया। तो मेल्टिंग ऑफ द ब्लड को बोला जाता है थॉइंग ऑफ द ब्लड। जब हम कहते हैं ना ब्लड थॉ हो गया, तो मतलब वो जो फ्रोजन था ना -18 पे जो बर्फ जैसा ब्लड था वो मेल्ट हो गया। अब मेल्ट होने का ये मतलब नहीं है कि इसको दोबारा पानी की तरह जमा दो। एक बार वो मेल्ट हो गया तो या तो वो मरीज के बॉडी में जाएगा या फिर वो डस्टबिन में जाएगा। मतलब वो दोबारा से आप फ्रीज नहीं कर सकते। तो अगर मेल्ट हो गया और पेशेंट ने यूज कर लिया, ओके। नहीं यूज करा तो आप कितने दिन तक इसको वैलिड रख सकते हो? अब ये फिर 1 दिन। तो मतलब कहीं भी कोई गड़बड़ आए, शेल्फ लाइफ सीधा गिरती है 1 दिन तक। प्लेटलेट एजिटेटर नहीं चल रहा, प्लेटलेट का लाइफ एक्सपायरी 1 दिन हो जाएगा। मशीन नहीं चल रही फ्रीजर वाली, ब्लड फ्रीज की बजाय मेल्ट हो चुका है, थॉ हो चुका है, अब उसकी लाइफ बन जाएगी सिर्फ 1 दिन। दीज वर ऑल द कंपोनेंट्स। ब्लड बैंक खत्म करने से पहले जो आखिरी मशीन आपको जाननी है उसका नाम है एफेरेसिस मशीन। तो पहले तो बेसिक समझ लो, कोविड के दिनों से ये मशीन थोड़ी सी ज्यादा फेमस हो गई है। तो व्हाट इज एफेरेसिस मशीन? वो कहता है कि ये आपका एक डोनर आया है, आपने सोचा कि डोनर से पूरा 450 ml ब्लड क्यों लें, क्योंकि मेरे हॉस्पिटल में जितने भी मरीज हैं वो डेंगू के मरीज हैं, तो मुझे तो उनके लिए सिर्फ प्लेटलेट की ज़रूरत है, तो इससे मैं आरबीसी और प्लाज्मा लेके करूँ क्या? तो आपने क्या करा, आपने कैन्यूला लगाया, आपने अपना नीडल लगाया। पहले तो जैसे कि आमतौर पे आप डोनेशन लेते हो, आपने ब्लड लिया और ब्लड को इस एफेरेसिस की मशीन में डाल दिया। ये एफेरेसिस की मशीन उसी टाइम, डोनर अभी घर नहीं गया, वहीं लेटा हुआ है, नीडल लगी हुई है, उसी टाइम ये एफेरेसिस की मशीन ने आरबीसी अलग करा, प्लेटलेट अलग करा और प्लाज्मा अलग कर दिया। अब आप देख लो आपको क्या रखना है, आप क्या चीज़ रखना चाहते हो। मैम मेरे ब्लड बैंक में प्लेटलेट की बहुत कमी है, ठीक है, तो आप प्लेटलेट रखना चाहते हो, तो प्लेटलेट आपने रखा, तो बाकी दोनों का क्या करें? बाकी दोनों को वेस्ट थोड़ी करेंगे, आप इस डोनर को वापस दे दो। जो भी अनयूज्ड कंपोनेंट्स हैं उन्हें डोनर को वापस दे दो। तो आरबीसी और प्लाज्मा वापस दे दिया, तो इस एफेरेसिस को क्या बोलोगे? जो चीज़ आपने रखी है एफेरेसिस का नाम उस पे रखा जाएगा, तो इसे बोला जाएगा प्लेटलेट एफेरेसिस। कोविड में हम क्या करे थे, कोविड में हमें मरीजों की एंटीबॉडी चाहिए थी कि इनकी एंटीबॉडी लेके किसी और का इलाज करेंगे, एंटीबॉडी प्लाज्मा में होती है। तो कोविड में हम क्या करते थे, जिन लोगों की कोविड से रिकवरी हो चुकी होती थी उनका खून लेते थे, उनका हमें प्लाज्मा चाहिए होता था, क्योंकि प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगी, तो हम प्लाज्मा रख लेते थे और ये दोनों चीज़ें वापस कर देते थे। तो उस एफेरेसिस का क्या नाम रखते थे हम? जो चीज़ रखी उसका नाम रख दो। तो अगर प्लाज्मा रख रहे थे तो मैम इसका नाम हो जाता प्लाज्मा एफेरेसिस। जो चीज़ आप बैंक में रख रहे हो उस पर आप एफेरेसिस मशीन का नाम रखोगे। पैथोलॉजी रैपिड रिवीजन का लास्ट टॉपिक कुछ मिसलेनियस इमेजेस हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वैक्यूटेनस। सबसे पहला वैक्यूटेनर वो है जिसके अंदर जो एंटीकोएगुलेंट यूज किया जाता है वो है EDTA, एंड प्रिसाइसली अगर बात करें तो जो सॉल्ट है वो है K2-EDTA। तो ये सारे कलर कोडिंग वाले वैक्यूटेनर्स, इन सब में EDTA का ही यूजेज होता है। तो इसको याद करने के लिए एक स्टोरी पढ़ लेते हैं। एक देयर इज अ गर्ल एंड हर नेम इज पर्ली। तो वो पर्ली वाइट, उसका स्किन कलर बिल्कुल वाइट है, और आमतौर पे जो लोग बहुत गोरे होते हैं या वाइट होते हैं उनको स्किन टैन कराने का बहुत शौक होता है। साथ में ये जो लड़की है ये रॉयल फैमिली को बिलोंग करती है, और जैसे कि हर लड़की का फेवरेट कलर पिंक और पर्पल ही होता है, तो इसका भी जो फेवरेट कलर है वो या तो पिंक है या फिर पर्पल है। तो अगर ये कहानी आपको याद है तो अब इसको पढ़ते हैं। पर्ली वाइट यानी कि वाइट कलर का वैक्यूटेनर EDTA वाला होता है। रॉयल फैमिली यानी रॉयल ब्लू कलर का भी वैक्यूटेनर EDTA
EDTA होता है। स्किन टैन चाहिए तो टैन कलर का वैक्यूटेनर EDTA होता है। और पिंक और पर्पल उसके फेवरेट कलर्स हैं तो ये वैक्यूटेनर्स में भी EDTA होता है। अब इनका यूज़ कौन सी सिचुएशन में कौन सा करेंगे? पर्पल वैक्यूटेनर आमतौर पर हर चीज़ के लिए यूज़ होता है जो कि हमारा रूटीन है, जैसे कि कोई कंप्लीट ब्लड काउंट करना चाहते हो, पेरिफेरल स्मीयर करना चाहते हो, रेटिकुलोसाइट काउंट करना चाहते हो, या ESR एस्टिमेशन विंट्रोब के ट्यूब मेथड से करना चाहते हैं, तो इसे हम ब्रेड एंड बटर ऑफ पैथोलॉजी बोलते हैं कि आमतौर पे जितने भी टेस्ट है वो रूटीन टेस्ट पर्पल वैक्यूटेनर में होता है। पर्ली वाइट वैक्यूटेनर में क्या होता है? P फॉर पर्ली वाइट एंड P फॉर PCR। PCR का सैंपल आप पर्ली वाइट में कलेक्ट करोगे। रॉयल ब्लू, तो रॉयल ब्लू यानी कि कुछ रेयर, रॉयल फैमिली तो रेयर वाले लोग होते हैं ना, तो इसमें रेयर वाले मेटल्स का टेस्टिंग होता है, जैसे कि ट्रेस एलिमेंट्स, कॉपर एंड जिंक। नेक्स्ट कमिंग टू पिंक। पिंक यानी कि लड़कियों का फेवरेट कलर, जो कि दर्शाता है कि थोड़ा सा सेंसिटिव कलर है। तो हमारे हॉस्पिटल में सबसे जो सेंसिटिव डिपार्टमेंट होता है वो है ब्लड बैंक। तो जो ब्लड बैंक का सैंपल है क्रॉस मैच वाला, वो पिंक कलर के वैक्यूटेनर में जाएगा। एंड फाइनली टैन। टैन यानी कि हमें याद दिलाता है टिन, एंड टिन मतलब लेड। लेड पॉइजनिंग का सैंपल कलेक्ट होगा टैन वैक्यूटेनर में। अगला वैक्यूटेनर है ग्रे। ग्रे यानी कि G फॉर ग्रे, G फॉर ग्लूकोज। किसी भी प्रकार की शुगर टेस्टिंग इसमें की जाएगी, चाहे वो फास्टिंग ब्लड शुगर हो या पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर हो या रैंडम ब्लड शुगर हो। साथ में किसी भी तरीके का टेस्ट जैसे कि ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट या ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये सारे शुगर वाले टेस्ट यहीं पर होंगे। बट ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन नहीं होगा, बिकॉज अगर आप ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन लिखो तो वो होता है HbA1c, जिसे हम लिखते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। तो इसमें आप केवल शुगर टेस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, पर हीमोग्लोबिन भी टेस्ट कर रहे हो। तो इस वजह से ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, जो आपको 3 महीने का शुगर कंट्रोल की इंफॉर्मेशन देता है, वो आप पर्पल वैक्यूटेनर में करोगे। बाकी सारे जो शुगर टेस्टिंग है वो आप ग्रे ग्लूकोज वैक्यूटेनर में करोगे। इस वैक्यूटेनर में 2 चीजें होती हैं, एक होता है एंटीकोएगुलेंट जिसका नाम है पोटेशियम ऑक्जेलेट, और एक होता है एडिटिव जिसका नाम है सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड का डालने का एक्स्ट्रा चीज ऐड क्यों करिए? क्योंकि ये इनोलेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। इनोलेज एंजाइम इसलिए इनहिबिट कर रहा है क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि यदि इनोलेज काम नहीं करेगा तो ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा। ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा मतलब शुगर टूटेगा नहीं, और यही तो आप चाहते हो ना। आपने मरीज से खून का सैंपल इसीलिए लिया है ताकि उसके खून में शुगर, ग्लूकोज कितना है ये आप सही तरीके से अनुमान लगा सको। अगर शुगर ही टूट जाएगा तो उसकी शुगर लेवल्स जब आप टेस्ट करोगे तो वो कम आएंगे, जो आप नहीं चाहते। तो शुगर को टूटने नहीं देना, ग्लूकोज को टूटने नहीं देना, इस वजह से हमने लगाया है सोडियम फ्लोराइड। एंटीकोएगुलेंट पोटेशियम ऑक्जेलेट, एडिटिव इज सोडियम फ्लोराइड। अब अगला चलते हैं, एक है हरा वाला वैक्यूटेनर। तो हरे वाले वैक्यूटेनर में कौन सा एंटीकोएगुलेंट होता है? हेपरिन होता है, याद रहेगा, हरा में हेपरिन, हरा में हेपरिन। तो 2 प्रकार के हरा वैक्यूटेनर है, एक है लाइट ग्रीन और एक है डार्क ग्रीन। तो Li यानी कि लाइट ग्रीन, ये कौन सा हेपरिन होता है? ये लिथियम हेपरिन होता है। Da यानी कि डार्क ग्रीन, तो इसके अंदर होता है Na मतलब कि सोडियम हेपरिन। और किसी भी तरीके का लाइट या डार्क ग्रीन आप यूज करो। हेपरिन आप एनेस्थीसिया में यूज करते हो जब आप आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, जब रेडियल आर्टरी से ब्लड लिया कि आप ब्लड गैस जानना चाहते हो तो हेपरिनाइज्ड वाइल्स में कलेक्ट करते हो। अगला आता है लाइट ब्लू वैक्यूटेनर, जिसमें सब कुछ 333 चलेगा। मतलब इसका जो एंटीकोएगुलेंट होता है वो है 3.2% ट्राई सोडियम सिट्रेट। तो एक तो 3.2%, ऊपर से कौन सा सॉल्ट? ट्राई सोडियम सिट्रेट। और अगर इसमें आपने ब्लड कलेक्ट करा है तो कितनी बार आप ब्लड को कलेक्ट करने के बाद ट्यूब शेक करोगे? 3 टाइम। तो इसमें किन 2 चीजों के लिए ब्लड कलेक्ट किया जाता है? एक तो कोएगुलेशन स्टडीज, दैट इज PT-APTT। दूसरा अगर आप ESR वेस्टरग्रीन मेथड से करना चाहो तो भी इसमें। अब इसमें क्या है, एंटीकोएगुलेंट तो इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये एंटीकोएगुलेंट, इतना सा एंटीकोएगुलेंट इसमें है। अगर आपको कोएगुलेशन स्टडीज करनी है तो आपको ब्लड लेना पड़ेगा 9 गुना मात्रा में। मतलब आपको जो ब्लड कलेक्शन करना पड़ेगा वो इस लेवल तक करना पड़ेगा ताकि 9 गुना ब्लड कलेक्ट हो। बट अगर आप ESR कर रहे हो वेस्टरग्रीन से तो आपको सिर्फ एंटीकोएगुलेंट से 4 गुना ज्यादा ब्लड लेना पड़ेगा, यानी कि आप ब्लड यहाँ तक कलेक्ट करोगे। तो अगर कोएगुलेशन स्टडी हो रही है तो 1:9 का रेशियो, ESR स्टडी हो रही है तो 1:4 का रेशियो। अगला अब हम बढ़ते हैं कि अगर ESR हम मशीन से करने की कोशिश कर रहे हैं तो मशीन सारा काम करेगी, हमें कोई ट्यूब का इस्तेमाल नहीं करना, तो उस ESR को बोलते हैं ऑटोमेटेड ESR, और उसके लिए यूज किया जाता है ब्लैक वाला वैक्यूटेनर। यानी कि ESR मेजर करने के लिए या तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, विंट्रोब की ट्यूब करते हैं। विंट्रोब की ट्यूब में अगर लगाना है तो कहाँ पे सैंपल कलेक्ट करोगे? EDTA यानी कि पर्पल में। और अगर वेस्टरग्रेन में करना है तो अभी हमने करा था लाइट ब्लू में, और अगर ऑटोमेटेड में करना है तो फिर हम करेंगे ब्लैक वैक्यूटेनर में।
अभी तक हमने एंटी कोएगुलेंट यूज करे थे, यानी कि हम ब्लड को क्लॉट बनाने से रोकना चाहते थे। अब जो हम यूज कर रहे हैं उसमें हम ब्लड क्लॉट करना चाहते हैं। इन्हें बोला जाता है SST, सीरम सेपरेटर ट्यूब्स, यानी कि प्लीज ब्लड क्लॉट हो जाने दो ताकि जो ऊपर का पानी वाला पोर्शन है सीरम वो अलग हो जाए। क्यों? क्योंकि सीरम से क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं, जितने भी गायनी में आप हार्मोन के टेस्ट पढ़ते हो जैसे कि सीरम T3, T4, TSH, सीरम प्रोलैक्टिन, सीरम टेस्टोस्टेरॉन, वो सारे हार्मोन के टेस्ट सीरम में होते हैं। दूसरा, जितने भी एंजाइम्स हैं जैसे कि G6PD डेफिशिएंसी में अगर आप G6PD के लेवल्स जानना चाहते हो तो वो सीरम में होगा। तीसरा, एंटीबॉडी के टेस्टिंग, जैसे कि आप कोविड के एंटीबॉडीज का पता करना चाहते हो, हेपेटाइटिस बी के एंटीबॉडीज का पता करना चाहते हो तो सीरम में मिलेंगी। एंड लास्टली LFT एंड KFT के टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को जॉन्डिस है तो सीरम बिलिरुबिन टेस्ट करते हैं। लिवर एंजाइम्स के लिए सीरम SGOT, सीरम SGPT, KFT में सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन। तो ये सारे सीरम वाले टेस्ट हैं, यानी कि ब्लड को क्लॉट हो जाने दो। और इसके लिए 2 वैक्यूटेना के कलर्स हैं, एक है रेड और दूसरा है येलो। दोनों में ब्लड क्लॉट हो जाएगा क्योंकि दोनों में हमने ऐड करा है क्लॉट एक्टिवेटर। पर डिफरेंस ये है कि रेड वाले में ब्लड क्लॉट होने के लिए लगते हैं 60 मिनट और येलो वाले में उससे आधा टाइम लगता है जो कि है 30 मिनट। तो आधा टाइम क्यों लगता है? क्योंकि कुछ तो आपने इसके अंदर ऐसा डाला है जिसकी वजह से ब्लड ज्यादा क्लॉट होने लग गया है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा चीज डाली गई है वो है जेल। जेल डालने की वजह से अब जो पहले ब्लड 60 मिनट में पूरे तरीके से क्लॉट होता था, अब वो उससे आधे टाइम में क्लॉट होकर तैयार हो जाएगा। पर अगर आपके पास इतना भी समय नहीं है और आपको टेस्ट का रिजल्ट जल्दी चाहिए, कोई इमरजेंसी है, तो इसी में आजकल एक वेरिएशन आई है ऑरेंज वैक्यूटेनर की। तो ऑरेंज वैक्यूटेनर में जो क्लॉटिंग टाइम है वो केवल 5 मिनट में ब्लड क्लॉट होकर आपको सीरम दे देगा, क्योंकि उसमें आपने एक अलग प्रकार का जेल डाला है जिसमें थ्रोम्बिन है। तो ऑरेंज शब्द अगर आप उसके अक्षर काउंट करो तो इसमें भी 5-6 अक्षर आते हैं, तो 5-6 मिनट में ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो ये तो थे सारे वैक्यूटेनर्स जिसके बारे में आपको जानना है। पर हर वैक्यूटेनर में एक बार आपने ब्लड ले लिया तो कितनी बार उस वैक्यूटेनर को शेक करना है ताकि ब्लड अच्छे से उसके एंटीकोएगुलेंट से मिल जाए। तो ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं, अभी पढ़ा था EDTA यूज करते हैं ना, पर्पल वाला। तो पर्पल और उसके आसपास के सारे पर्पल, ग्रे, ग्रीन, इन सब में E फॉर EDTA, जैसे अगर याद करा तो E फॉर कितने टाइम्स मिक्सिंग करना है, 8 टाइम्स। यानी कि अगर आपने ब्लड ऐसे कलेक्ट करा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आपको उस ट्यूब को मिलाना है ब्लड के साथ। लाइट ब्लू में 3.2% ट्राइसोडियम सिट्रेट था, सब कुछ 3 चला था, यानी कि आप कितनी बार ब्लड को मिक्स करोगे, 3 टाइम्स। एंड अगर सीरम अलग करना चाहते हो तो फिर हो जाता है 5 to 6 टाइम्स। तो याद रखना सब में होता है 8 टाइम्स, बट लाइट ब्लू में सब कुछ 3 चलता है तो 3 बार, एंड सीरम वाले में 5 बार। लास्ट चीज जो आपको जाननी है वो, आप ब्लड जब कलेक्ट करते हो और आपको सारी ट्यूब्स का रिजल्ट लगाना है तो आप कौन सी ट्यूब में सबसे पहले ब्लड डालोगे। इसके लिए आप याद करते हो स्कूल में जो आप रेड लाइट की एक गाना याद करते थे, रेड येलो ग्रीन, ये तो सबको पता है रेड लाइट। तो रेड लाइट क्या बताता है? रेड लाइट से स्टॉप। और ग्रीन लाइट क्या कहता है? ग्रीन लाइट सेज गो। सो प्लीज रिमेंबर, इसका निमोनिक है स्टॉप लाइट रेड, रेड येलो ग्रीन, ग्रीन लाइट गो। यानी कि सबसे पहले जो आप ब्लड डालते हो वो डालते हो स्टेराइल ट्यूब में। स्टेराइल ट्यूब का कोई रंग नहीं होता, स्टेराइल कंटेनर होता है बेसिकली ग्लास का। क्यों? क्योंकि ये पैथोलॉजी लैब में भेजना ही नहीं, ये भेजना है माइक्रोबायोलॉजी लैब में, जिसमें आप कल्चर के लिए इस सैंपल को भेजना चाहते हो। तो सबसे पहले ब्लड को इसमें डाल दो, इससे पहले ब्लड में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो। अगला जो आप ब्लड डालते हो वो होता है लाइट ब्लू वैक्यूटेनम में। उसके बाद जैसे जैसे रंग लिखे उसके बाद आप ब्लड डालोगे रेड वैक्यूटेनम में, उसके बाद आप डालोगे येलो, ये तो रेड और येलो सीरम वाले ट्यूब्स हो गए। फिर आप डालोगे हरा हेपरिन वैक्यूटेनम में, सो दैट इज गोइंग टू बी द ग्रीन वैक्यूटेनम। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टोरी, जिसमें कंफ्यूज नहीं होना बिकॉज यहाँ पर भी लाइट था, वो तो लाइट ब्लू था। अब जो है दैट इज गोइंग टू बी लैवेंडर। लैवेंडर यानी कि पर्पल, जिससे ज्यादातर पैथोलॉजी लैब में ज्यादातर टेस्ट इसी में होते हैं। एंड फाइनली जो गो है दैट इज गोइंग टू बी ग्लूकोस वाला ग्रे। सो स्टेराइल, लाइट ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, लैवेंडर एंड ग्रे, ये वो ऑर्डर है जिसमें आप ब्लड को पुट करने वाले हो एज एन इंटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है हमारा हिमेटोलॉजी का सेक्शन। एक लास्ट फोटो जो देखनी बची है वो है न्यूबर्स चेंबर, जिसे आजकल बोला जाता है इम्प्रूव्ड या मॉडिफाइड न्यूबर्स चेंबर। न्यूबर्स चेंबर में आप RBC, WBC, प्लेटलेट तीनों गिन सकते हो। तो अगर ये न्यूबर चेंबर का ये वाला गिनने वाला एरिया होता है तो इसके अंदर से जो 4 बड़े कोने हैं, इन 4 बड़े कोनों में तो व्हाइट ब्लड सेल की काउंटिंग होती है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया।
अब जो बीच वाला बॉक्स है इसमें होती है प्लेटलेट की काउंटिंग। उसमें भी एक रूल ये माना गया है कि प्लेटलेट की काउंटिंग में आपको चारों बाउंड्रीज पे प्लेटलेट, मतलब अंदर वाले तो सारे प्लेटलेट गिनने ही है, पर इनमें से प्लीज याद रखना कि आपको ये जो ऊपर वाली लाइन है इसके प्लेटलेट नहीं गिनने और लेफ्ट पे जो लाइन है इसके प्लेटलेट नहीं गिनने, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर प्लेटलेट नहीं गिनने, बाकी सारी जगह आपको प्लेटलेट गिनने। आरबीसी कहाँ पे काउंट करोगे, तो अगर इसको थोड़ा सा जूम इन करें, आरबीसी भी सेंटर वाले में ही काउंट करेंगे, बट सेंटर वाले के 4 कोनों में काउंट करो और एक उसके सबसे सेंटर में काउंट करो, यानी कि 4 बड़े कोनों में तो हमने डब्ल्यूबीसी काउंट करा था, जो सेंटर वाला था उसमें प्लेटलेट काउंट करा था, जिसमें से ऊपर वाली और लेफ्ट वाली लाइन पे प्लेटलेट नहीं काउंट करना। एंड आरबीसी हमने सेंटर के 4 कोने और बिल्कुल सेंटर में काउंट करा था। तो ये काउंट करने के लिए हम कौन सी ट्यूब्स का यूज करते हैं, जो अभी INI-CT और नीट पीजी में क्वेश्चन आया था, एक होती है आरबीसी पिपेट और एक होती है डब्ल्यूबीसी पिपेट। प्लीज नोट, आरबीसी पिपेट पहचानने के लिए सबसे पहले आप ये देखोगे, अगर रेड कलर का माउथ पीस है और रेड कलर की बीड है तो वो आरबीसी पिपेट, अगर व्हाइट कलर का माउथ पीस है और व्हाइट कलर की पिपेट बीड है तो फिर वो हो जाएगा डब्ल्यूबीसी पिपेट। साथ में लेबलिंग्स भी देखना, देखो दोनों में जो सबसे पहली लेबलिंग है वो है 0.5, जो अगली लेबलिंग है वो है 1, बट जो तीसरी लेबलिंग है वो डिफरेंट है। आरबीसी पिपेट में 101 तक की लेबलिंग है, मतलब अगर आपने 0.5 तक ब्लड लिया तो आप 101 तक कोई फ्लूइड लेके डाइल्यूट करोगे। इतनी ज्यादा डाइल्यूशन क्यों करना चाहते हो, क्योंकि आरबीसी मिलियंस में होता है। डब्ल्यूबीसी में अगर आपने 0.5 तक ब्लड लिया तो आप सिर्फ 11 तक की डाइल्यूशन करते हो, क्योंकि डब्ल्यूबीसी थाउजेंड्स में होता है। तो अगर 0.5, 1 एंड 101 है तो वो होगा आरबीसी पिपेट, 0.5, 1 एंड 11 है तो वो हो जाएगा डब्ल्यूबीसी पिपेट। अब इसके लिए कौन से फ्लूइड्स का यूजेज होगा, तो रिमेंबर देसी फ्लूइड यूज किया जाता है आरबीसी के लिए, ठीक है। रीस फ्लूइड किसके लिए यूज किया जाता है, वो किया जाता है प्लेटलेट के लिए। एंड फाइनली जो बचा टर्क फ्लूइड इज फॉर डब्ल्यूबीसी। दोबारा रिवाइज करते हैं कि अगर हमारा आरबीसी है तो आरबीसी के लिए हमने डॉक्टर करा, क्या करोगे, डीसी फ्लूइड। अगर हमारे प्लेटलेट्स करने हैं तो प्लेटलेट्स के लिए हम करेंगे रीस एकर फ्लूइड। एंड अगर डब्ल्यूबीसी है तो उसके लिए बचा हमारा टर्क फ्लूइड। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट थिंग्स दैट यू हैव टू नो रिगार्डिंग द पिपेट्स। जो अगली इमेज हम पढ़ेंगे वो अभी रिसेंट एग्जाम 2024 में INI-CT का क्वेश्चन है, दैट इज सालीज हीमोग्लोबिनोमीटर, जिसके नाम से समझ में आता है कि हीमोग्लोबिन मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें एक ब्राउन कलर का कंपैरेटर है। इसे ब्राउन क्यों बोला गया, बिकॉज अंदर अगर आप ग्लास का कलर देखें तो वो ब्राउन है, जिससे हमें आसानी होगी कि जो खून का कलर होगा वो इस कलर के साथ मैच करना है। जिस लेवल पे ब्लड और इसका कलर मैच हो जाएगा वही मरीज का हीमोग्लोबिन माना जाएगा। तो इसके लिए हम एक ट्यूब लेते हैं जिसे बोला जाता है हीमोग्लोबिन ट्यूब। इसमें सबसे पहली चीज़ हमें जो ऐड करनी है वो मरीज का ब्लड है। मरीज का ब्लड आपने कौन सी पिपेट से लिया, आपने हीमोग्लोबिन पिपेट से मरीज का ब्लड ऐसे यहाँ तक कलेक्ट किया और इस ब्लड को पिपेट के थ्रू आपने इस ट्यूब में डाल दिया। ध्यान देना कि इस पिपेट के अंदर कोई रेड या वाइट कलर का बीड नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे जाके कुछ पिपेट्स पढ़ेंगे, जैसे कि आरबीसी पिपेट में रेड बीड होता है, डब्ल्यूबीसी पिपेट में वाइट बीड होता है। इसमें कोई बीड नहीं अवेलेबल। इसमें आपको सिर्फ हीमोग्लोबिन लेना है, यानी कि मरीज का ब्लड लेना है और उसको आपको इसके अंदर डाल देना है। साथ में इसके अंदर आपको डालना है N/10 HCl। इन दोनों को फिर आपको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के लिए यहाँ पे एक स्टरर प्रोवाइडेड है, ग्लास रॉड है। तो ये हो गई 4 चीज़ें, एक ब्राउन बॉक्स हो गया, एक ट्यूब हो गई, एक पिपेट हो गई और एक मिक्सिंग के लिए आपका स्टरर हो गया। तो यही 4 चीज़ें यहाँ पे भी दी हुई है। अगर आप जूम इन करके देखो, ये वो ब्राउन वाला कंपैरेटर हो गया, इसी के अंदर आपने वो ट्यूब लगा दी है। साथ में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर वो हीमोग्लोबिन वाली पिपेट है, देखो इसमें कोई बीड नहीं है, और साथ में ये वो ग्लास वाला मिक्सिंग के लिए स्टरर दिया है। तो ये कर क्यों रहे हैं? प्रिंसिपल ये कहता है कि आपने ब्लड को N/10 HCl के साथ इसलिए मिक्स किया क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एक कंपाउंड में, एसिड हिमैटिन। एसिड हिमैटिन ब्राउन कलर का होता है। अब इसका ब्राउन कलर आपको अपनी इस बॉक्स के ब्राउन कलर से मैच करना है। तो अब आप मरीज के ब्लड को तब तक डाइल्यूट करते रहोगे जब तक इन दोनों का कलर मैच नहीं हो जाता। जब इसका ब्राउन और इसका ब्राउन कलर मैच हो जाएगा तो वो हीमोग्लोबिन का लेवल होगा। सालीज हीमोग्लोबिनोमीटर पे पार्ट्स पूछे जाते हैं, प्रिंसिपल में एसिड हिमैटिन का फॉर्मेशन पूछा जाता है। दैट इज व्हाट इज द रीसेंट एग्जाम क्वेश्चन। फाइनली आपने पैथोलॉजी का रैपिड रिवीजन भी खत्म कर लिया एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इट। सो ये चीज़ एक बार पढ़ने से डेफिनेटली याद नहीं होने वाली, बिकॉज पैथोलॉजी इतना आसान सब्जेक्ट कभी था ही नहीं। थोड़ा सा आसान करने की हमने कोशिश करी है, बट एक बार जब आप वीडियो लेक्चर सुन लोगे तो आपको फिर से इन पे जाकर अपने आप एक्टिव रिकॉल से सब्जेक्ट को भी रिवाइज करना पड़ेगा और साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये होलिस्टिकली आपका सब्जेक्ट
सब्जेक्ट इस तरीके से ही खत्म हो सकता है। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच फॉर द अटेंशन।